आप सभी साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप लोग आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स एग्ज़ाम फोरम पर आज जानेंगे अक्षांश के बारे में। हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। बेसिक्स में हमें अभी आगे देशांतर और उसके बाद में पृथ्वी की गतियों के बारे में जानना है। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स ग्लोब के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ग्लोब पर हम लोग जो पड़ी हुई रेखाएं देखते हैं वो रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसमें जो बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा होती है वो 0 डिग्री होती है और ये इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ती जाती हैं। इसका मतलब है कि ये रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से और उन बिंदुओं की कोणीय दूरी के आधार पर निकाली गई हैं। यानी कि अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होगी और साथ ही साथ जो ध्रुव होगा वो 90 डिग्री पर होगा। इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं भी हैं और चूंकि यह पूरे ग्लोब पर होती हैं तो इसलिए ये व्रत भी हैं, तो हम इन्हें अक्षांश व्रत भी कहते हैं। अब प्रत्येक डिग्री पर चूंकि एक रेखा प्रत्येक डिग्री पर, तो इस प्रकार से 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमें 91 रेखाएं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम 0 डिग्री को भी छोड़ दें और 90 डिग्री को भी छोड़ दें, क्योंकि 90 डिग्री एक पॉइंट है केवल, तो ऐसे में हमारे लिए 89 रेखाएं इधर मिलती हैं और इसी प्रकार से 89 रेखाएं इस गोलार्ध में मिलती हैं। तो ये होती हैं 178 और 0 डिग्री भी एक चूंकि रेखा है, एक वृत्त है, तो इसीलिए इस तरह से 179 टोटल अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पाते हैं। बात 90 डिग्री की, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की, तो ये दोनों रेखाएं नहीं हैं, ये पॉइंट हैं, तो इसीलिए इनको हम रेखाओं में काउंट नहीं करते हैं। अब इस प्रकार से ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है यही ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, तो इसीलिए इसको बृहत व्रत भी कह देते हैं, ग्रेट सर्किल। बाकी इसके अतिरिक्त जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी की सारी लघु व्रत कहलाती हैं। अब इसके साथ साथ जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा विषुवत रेखा जो है पूरे गोलार्ध, पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध या कि नदर्न हेमिस्फीयर और साथ ही साथ दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। जो नदर्न हेमिस्फीयर है तो उसमें 0 से लेके 90 तक की जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश व्रत, इनको हम उत्तरी अक्षांश के नाम से जानेंगे। जैसे कि 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साथ ही साथ 0 डिग्री इक्वेटर से और 90 डिग्री साउथ का ये सदर्न हेमिस्फीयर में हम जितनी भी अक्षांश रेखाएं पाते हैं इन्हें हम साउथ या दक्षिणी अक्षांश की रेखाएं कहते हैं। अब इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि ये सारी की सारी रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, एक दूसरे को कहीं पर भी विभाजित नहीं करती हैं, तो इसीलिए इन्हें पैरेलल्स भी कह दिया जाता है, यानी कि समांतर व्रत। 2 लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग होती है। ये 111 किलोमीटर की जो दूरी पाई गई है, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से पाया गया है। दरअसल हम 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर के और 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं तक की, यहाँ से हमने इस अगर पूरी की पूरी ग्लोब की परिधि निकाली जाए और उसके चौथाई हिस्से को निकाला जाए तो ये चौथाई हिस्सा आता है 10,002 किलोमीटर। और चूंकि ये 90 अक्षांश रेखाओं का क्षेत्र है
तो इसीलिए अगर 90 से भाग कर दिया जाए तो एक लगातार दो अक्षांशों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, जो कि 111.13 किलोमीटर आती है। तो इसको 111 किलोमीटर ही मान लिया जाता है। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने जिस अक्ष पर रोटेट कर रही है वह अक्ष पूरी तरह से सीधे ना होकर के 23.5 डिग्री की टिल्टेड एक्सिस है, यानी कि झुकाव ली हुई है। तो ऐसे में इसके झुकाव के कारण पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं और उनकी कुछ अलग भूमिका हो गई है। किस रूप से हो गई है उसको देखते हैं। क्योंकि यदि यह बिल्कुल परपेंडिकुलर होती तब सूर्य केवल और केवल भूमध्य रेखा पर ही लंबवत पड़ता, उसके अलावा ग्लोब में कहीं पर भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि पृथ्वी झुकाव रख रही है 23.5 डिग्री, इस प्रकार से अब सूर्य की जो परपेंडिकुलर पड़ने वाली किरणें हैं, यानी कि लंबवत जो किरणें पड़ रही हैं पृथ्वी की, वह 23.5 डिग्री साउथ पर और 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की बीच की बेल्ट पर पड़ती हैं। क्योंकि पृथ्वी केवल एक जगह पर स्थिर ही नहीं है, बल्कि चूंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है, तो ऐसे में कभी सूर्य 23.5 डिग्री साउथ के सामने होता है तो कभी 23.5 डिग्री नॉर्थ के सामने होता है। लेकिन इन 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के ही ऊपर की अक्षांश रेखाओं तक नहीं पहुंच पाता। तो इस प्रकार से यह 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो दो रेखाएं हैं, ये सूर्य की लंबवत पड़ने वाली किरणों की सीमाएं हैं। इनसे बाहर हमें पूरे ग्लोब पर कहीं पर भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए इन दोनों रेखाओं का ग्लोब पर विशेष महत्व है और हमने इनको अलग नाम दिया। जो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के मैक्सिमम हायर लेवल तक, जहां तक 90 डिग्री पर हमें सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, वह है कर्क रेखा। और साथ ही साथ दक्षिणी गोलार्ध में जो अंतिम सीमा है, जहां तक हमें सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त होती हैं, उसे नाम दे दिया गया मकर रेखा। और यह भी जैसे कि चूंकि पृथ्वी की अक्ष ही 23.5 डिग्री की झुकाव पर है, तो इसीलिए यह दोनों रेखाएं भी 23.5 डिग्री के ही दरमियान हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नीचे या दक्षिण में हमें यह क्षेत्र मिलता है, जहां पर सूर्य 90 डिग्री पर अपनी किरणें अध्यारोपित करता है। इन दोनों के नामों को विशेष ध्यान रखना है। ये ग्लोब पर मौसम और बाकी कई सारे चीजों के प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब बात करते हैं व्यास की। तो यह कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है, यानी कि यह वाला जो व्यास है, व्यास का मतलब डायमीटर, तो ये पूरा जो व्यास है ये 12,755.6 किलोमीटर का है, जबकि ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,712 का है। इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी पृथ्वी बाहर को निकली हुई है, और इसीलिए इन दोनों त्रिज्याओं में, इन दोनों व्यासों में अंतर है और पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी की आकृति को एक अलग नाम दिया गया है, गोलाव, जियोइड। तो पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6,378 किलोमीटर की, इसको ध्यान रखेंगे। अब अक्षांशों को कुछ अन्य कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि 0 से 30 डिग्री के अक्षांश को हम निम्न अक्षांश कहेंगे, लो लैटिट्यूड्स कहेंगे। ये 30 डिग्री 60 डिग्री की जो अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें मिडिल लैटिट्यूड्स कहेंगे, और 60 डिग्री से 90 डिग्री के जो अक्षांश हैं इन्हें उच्च अक्षांश कहेंगे, हायर लैटिट्यूड्स। साथ ही साथ कुछ किताबों में केवल 2 में ही बांटा है, 0 से 45 और 45 से 90। तो कोई बहुत ज्यादा विशेष
उसको लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अक्षांश की लंबाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक लंबाई की जो अक्षांश रेखा है वो हमें ग्लोब पर बिल्कुल मिडिल में प्राप्त होती है, भूमध्य रेखा जिसको कहा गया है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा गया है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन अक्षांश वृत्तों की लंबाई में कमी आती जाती है और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर जाकर के केवल एक पॉइंट के रूप में ये बचती हैं। तो किस तरीके से वो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसको देख लीजिए कि 60 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा की लंबाई है वो 0 डिग्री अक्षांश के मुकाबले आधी रह जाती है, हाफ ऑफ इक्वेटर। और जबकि अगर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ें, 80 डिग्री अक्षांश की अगर बात की जाए तो 80 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है वह 0 डिग्री के 1/6 है, 1/6 है। तो इस प्रकार से यह लंबाइयों का घटता क्रम है। हम इनको निम्न अक्षांश के व्रत अवश्य कह रहे हैं, लेकिन लंबाई में ये ज्यादा होते हैं। यह उच्च अक्षांश के व्रत हैं, लेकिन लंबाई में ये कम होते हैं। अब सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं और उसमें कौन संक्रांतियां हैं, कौन विषुव हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दो स्थितियों के बारे में जानते हैं, अपसौर और उपसौर। ये वो स्थितियां हैं जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है और पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। नजदीकतम अवस्था 14.7 करोड़ किलोमीटर की है। यह स्थिति 3 जनवरी को आती है, इसे उपसौर कहा जाता है। जबकि 4 जुलाई को 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है पृथ्वी। ये सब सर्वाधिक दूरस्थ दूरी है और इस टाइम पर पृथ्वी की यह अवस्था जो है अपसौर या एपिहेलिन कहलाती है। अब बात करते हैं अन्य 4 अवस्थाओं की। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी किस पोजीशन में है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत कहां पर पड़ रही हैं, इसके आधार पर पृथ्वी की ऋतुएं, पृथ्वी में दिन रात की अवधि निर्धारित होती है। किस तरीके से, देखिए, जब सूर्य पृथ्वी पर मकर रेखा पर, यानी कि मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री साउथ, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, यहां पर जानने की कोशिश इस तरह से हम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम इसे सूर्य मान लें और पृथ्वी की अवस्था हमारी ऐसी है, तो देखिए इस वक्त चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, तो अब आपको यहाँ पर केवल इस अर्धवृत्त के बारे में नहीं सोचना है। अब आप उस अर्धवृत्त पर नजर दीजिए जिस पर प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश प्राप्त करने वाला अर्धवृत्त अलग हो गया है। ये केवल इतना गोलार्ध जो है वह प्रकाश पा रहा है। इसका मतलब है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में से केवल इतना हिस्सा ही प्रकाश पा रहा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़ा हिस्सा प्रकाश पा रहा है। जितना ज्यादा हिस्सा प्रकाश पा रहा है उसमें दिन की अवधि उतनी ही ज्यादा होगी। मकर रेखा पर इस वक्त सूर्य लंबवत है, तो मकर रेखा वाला क्षेत्र अधिक प्रकाश पाएगा, वहां पर दिन की अवधि अधिक होगी। क्योंकि प्रकाश सूर्य की किरणें सीधे लंबवत पड़ रही हैं, तो इसलिए तापमान भी अधिक होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु जहां पर भी होती है वहां पर दिन की अवधि बड़ी होती है और रात की अवधि छोटी होती है। और दूसरे गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में चूंकि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तापमान कम होगा, शीत ऋतु होगी। और साथ ही साथ इसमें जो है प्रकाश की अवस्था देखिए कि केवल कोई भी स्थान है, मान लीजिए मैं इस स्थान की बात करता हूं, तो ये स्थान यहाँ से चलकर और यहाँ केवल इतना ही प्रकाश पाया, तो इसका मतलब है दिन छोटा है। और रात कितनी है, रात यहाँ तक,
इसका मतलब है रात की अवधि बड़ी है और दिन की अवधि छोटी है। केवल इतने से स्थान पर दिन है और इतने स्पेस तक रात है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश का गोलार्ध है, प्रकाशमान गोलार्ध है, वह तय करता है कि दिन की अवधि कितनी रहेगी। दक्षिणी गोलार्ध में हम देखेंगे तो प्रकाश यहाँ से और यहाँ तक प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर दिन की अवधि बहुत ज़्यादा है। और जब आप ध्रुव की बात करेंगे, दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव इस वक्त ऐसी अवस्था में है कि पृथ्वी चाहे कितना भी घूमती रहे, यह हमेशा प्रकाश में बना रहेगा। तो इसका मतलब है इस वक्त दक्षिणी ध्रुव 6 महीने की दिन की अवस्था में है, जबकि उत्तरी ध्रुव जो है, नॉर्थ पोल जो है, इस वक्त पृथ्वी की किसी भी अवस्था में अंधेरे में ही रह रहा है। तो इसीलिए यह अभी 6 माह की रात की अवस्था से गुजर रहा है। अब मैं समझता हूँ मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इन चारों अवस्थाओं की हम बात करते हैं। यह मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। तो इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध इस वक्त सूर्य से अधिक प्रकाश पा रहा है। इसका मतलब है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। साथ ही साथ जो प्रकाशमान हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होगा, उत्तरी गोलार्ध में कम होगा। तो इसीलिए दिन की अवधि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा होगी, उत्तरी गोलार्ध में कम होगी। तीसरी बात, यहाँ पर चूंकि किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो इसलिए तापमान भी अधिक होगा। ग्रीष्म ऋतु होगी, तापमान अधिक होगा, दिन की अवधि अधिक होगी, रात की अवधि छोटी होगी। दूसरा इसकी अपोजिट, तो इस प्रकार से 22 दिसंबर वह दिन होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन प्राप्त होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दूसरी तरफ आते हैं 21 जून। 21 जून चूंकि सूर्य इसमें कर्क रेखा पर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होगा, तो इसलिए इसे कर्क संक्रांति का नाम दिया गया। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, तो इसलिए समर सॉल्स्टिस भी इसे कहा गया है। अब इसमें उत्तरी गोलार्ध में गर्मी क्यों होगी, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्यों होगा, इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें इस वक्त कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, तो इसीलिए कर्क रेखा और साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश हिस्सा प्रकाश पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगी। और 21 जून वह तारीख होती है जब सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो इसीलिए ये कर्क संक्रांति का इसको समझिए। अब बात करते हैं विषुव। विषुव वह अवस्था होती है जब पूरे ग्लोब पर समान दिन और रात की अवस्था होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पूरे ग्लोब पर। तो 21 मार्च को यह अवस्था आती है और 23 सितंबर को यह अवस्था आती है। ऐसा कब संभव है जब पूरे ग्लोब पर दिन की और रात की अवधि समान हो? ऐसा तब पॉसिबल है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर ही लंबवत पड़ रहा हो। यानी कि भूमध्य रेखा पर ही जब लंबवत पड़ रहा होगा तो उसके प्रकाश का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों गोलार्धों में समान रूप से होगा, यानी कि दिन की अवधि दोनों जो है समान होगी, तापांतर भी समान होगा। इसीलिए जो है यह मौसम जो होता है न सर्दी का होता है न गर्मी का होता है। और यहाँ पर हम 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं। आप लोगों को मालूम है मार्च के महीने में बसंत होता है। और सितंबर में 23 सितंबर की तारीख को ये शरद विषुव होता है। अब यहाँ पर एक चीज और बताई गई है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है यानी कि 22 दिसंबर, अब आगे के पीरियड में सूर्य को किधर को गति करना है भाई, दक्षिण में, और तो जा नहीं सकता, मैक्सिमम दक्षिण के पॉइंट तक आ चुका है। तो अब इसको यहाँ 22 दिसंबर के बाद में 23 दिसंबर से ही इसका मूवमेंट जो है उत्तर की ओर होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यह पीरियड उत्तरायण कहलाएगा। तब तक उत्तरायण कहलाएगा जब तक ये उत्तर की मैक्सिमम अवस्था तक ना आ जाए। जब उत्तर की मैक्सिमम अवस्था तक आ जाता है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जब ये आ जाता है, तब अब इसके लिए और
ऊपर नॉर्थ तक बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यह कर्क संक्रांति होती है। और फिर यहाँ पर अब चूंकि उत्तरी अवस्था अपनी उत्तरी बाउंड्री तक, अपनी उत्तरी सीमा तक आ चुका है, तो अब इसको दक्षिण की ओर चलना है, मूवमेंट दक्षिण की ओर होगा। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का पीरियड दक्षिणायन होगा। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूर्य उत्तरायण, तो 22 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण की अवस्था में होता है, और 21 जून के बाद और 22 दिसंबर तक फिर सूर्य जो है दक्षिणायन की अवस्था में होता है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ जानी। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी जानने के लिए मैंने डाटा आपको दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। यह 21 जून की अवस्था है और 21 जून को विभिन्न प्रकार के एंगल्स बताए गए हैं। जैसे कि आपसे कह दिया गया कि सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण है, जो कि कर्क रेखा पर इस टाइम लंबवत पड़ रही है किरणें, तो कर्क रेखा पर तो 90 डिग्री हो गया। लेकिन ग्लोब के अन्य रेखाओं पर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या जवाब देंगे? तो उसके लिए देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ पर 90 डिग्री, साथ ही साथ 66.5 डिग्री अगर नॉर्थ पर चले जाएं, यानी कि आर्कटिक वृत्त पर, तो 47 डिग्री, और अगर 90 डिग्री नॉर्थ पर चले जाएं, उत्तरी गोलार्ध पर चले जाएं, तो सूर्य की किरणों का आपतन कोण और भी कम हो जाता है 23.5 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री नहीं हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर भी प्रकाश मिलेगा और 6 महीने तक मिलेगा। साथ ही साथ हम अगर अंटार्कटिका वृत्त की बात करें, यानी कि 66.5 डिग्री साउथ की, तो वहां पर एंगल 0 डिग्री हो चुका होगा। सॉरी, 90 डिग्री साउथ पर। तो यह जो है, चूंकि यहाँ पर 6 महीने की रात का अवस्था होगी, क्योंकि यहाँ पर यह प्रकाश यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा होगा, तो इसीलिए यह यहाँ पर रात होगी। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है नॉर्वे का, मिडनाइट सन। तो 21 जून ही वह तारीख है जब जो उच्च अक्षांश के देश हैं, जैसे कि नॉर्वे आप लोग जानते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, तो ये उच्च अक्षांश का देश है। ऊपरी अक्षांश पर बिल्कुल जैसे नॉर्वे हम देख रहे हैं कि यह बिल्कुल 66.5 या 60 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में इसका एक्सपेंशन है। तो वहाँ पर सूर्य की अवस्था क्या होगी, क्योंकि सूर्य बहुत जल्दी ही निकल आएगा। तो 21 जून को जब वहाँ मध्य रात्रि का समय होता है अमूमन, लेकिन 21 जून वाले दिन मध्य रात्रि को भी वहाँ पर सूर्य निकलता है। तो इस प्रकार से इसे नॉर्वे का मिडनाइट सन कहा गया है। अब यह सूर्य की यह अवस्था कैसे बदलती है कि ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात? दरअसल 21 मार्च से लेकर के और 23 सितंबर तक सूर्य जो है वह उत्तरी गोलार्ध को अधिक प्रकाशमान कर रहा है। तो इसीलिए इस पीरियड में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक दिन रहता है। इस पीरियड में फिर चूंकि अब सूर्य जो है भूमध्य रेखा से और नीचे की ओर, यानी कि मकर रेखा की ओर गतिमान हो रहा है, तो इसीलिए अब इतने 6 महीने के पीरियड तक सूर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर तो 6 महीने तक दिन का पीरियड दिन का समय देगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात की अवधि होगी। तो इस प्रकार से इस पीरियड में उत्तरी ध्रुव पर रात और दक्षिणी ध्रुव पर दिन, और इस पीरियड में उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात होगी। अब हम बात करते हैं अन्य डाटाज की। तो सूर्य का अब लगभग 8 डिग्री अक्षांश प्रति माह की यात्रा करता है। तो सूर्य का मूवमेंट, अगर हम ये जो मूवमेंट देखें कि सूर्य इन दो रेखाओं के बीच ही परपेंडिकुलर रूप से उसकी किरणें लंबवत गति कर रही हैं। तो अगर देखा जाए, अगर सूर्य की किरणें अभी यहाँ पर हैं, फिर आगे ऐसे, आगे इस तरह से, फिर तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सूर्य की किरणों का इस प्रकार से एक साइकिल पूरा होता है। तो ये एक साइकिल पूरा हो जाता है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 8 डिग्री अक्षांश प्रति माह की ये यात्रा करता है। अगर इसका ये मूवमेंट देखा जाए
तो एक महीने में ये 8 डिग्री अक्षांश ऊपर या नीचे की ओर गति करता है। इस गति के रेखीय निरूपण को, जो यह निरूपण मैंने किया है, इस तरह से साइन वेव एक प्राप्त होती है और इस वेव के फॉर्म को ही हम एक्लिप्टिकल सर्किल इसको कहा गया है, क्रांतिक वृत्त इसको कहा गया है। अब बात करते हैं अक्षांशों के आधार पर ही जो क्लाइमेटिक जोन्स में पूरे ग्लोब को बांटा गया है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का जो पीरियड है, यानी कि यह बेल्ट है, यह बेल्ट चूंकि सूर्य के सामने पड़ती है तो इसीलिए इसमें तापमान अधिक रहता है और इसीलिए इसको उष्णकटिबंध का नाम दिया गया है, ट्रॉपिकल जोन। इससे बाहर सूर्य कभी भी 90 डिग्री पर किरणें आपतित नहीं होती हैं, तो इसीलिए 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी से 66.5 डिग्री दक्षिणी, ये दोनों बेल्ट जो हैं ये ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन कहलाती हैं, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत और उष्ण दोनों का ही मौसम यहाँ पर रहता है। 66.5 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 से लेकर 90 डिग्री साउथ में यह जो क्षेत्र है यह शीत कटिबंध का क्षेत्र, यानी बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ पर बहुत सर्दी रहती है, लंबे पीरियड तक जो है यहाँ पर सर्दी का ही समय रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ती भी हैं अगर, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा तापमान नहीं होता है, क्योंकि किरणें बहुत ज़्यादा छितरी हुई पड़ती हैं। जो भूमध्य रेखा है इस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो बहुत डेंस पड़ती हैं और बहुत घनी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए वो जितने भी क्षेत्र पड़ती हैं उतने में तापमान बहुत अधिक रहता है। जबकि यहाँ पर किरणें उतनी ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं, तो इसीलिए तापमान का प्रभाव वहाँ पर बहुत कम हो जाता है। तो 66.5 से 90 नॉर्थ और 66.5 से 90 साउथ, यह क्षेत्र जो है शीत कटिबंध कहलाता है, फ्रिज जोन कहलाता है या पोलर जोन, ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने ग्लोब की अक्षांश रेखाएं और उन अक्षांश रेखाओं से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे या जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर करने की कोशिश की। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर कर्क रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा विश्व के किन देशों से होकर गुजरती है, या फिर भूमध्य रेखा विश्व के किन देशों से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने स्तर से मैप के माध्यम से तैयार करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दीजिए, और बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छी तरीके से जो है अपने प्रयासों को कर सकें। धन्यवाद।